नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला पर। और आज भारत का जो भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी क्लास में आज 17th लेक्चर है ना, 17वीं क्लास है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कंटिन्यूअस 16 लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं, क्वेश्चंस भी कराए गए हैं और साथ में वहाँ पे लेक्चर कॉन्सेप्ट भी कराए गए हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियोज़ को देख करके कनेक्ट हो सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। आज जो हम लोग क्लास कर रहे हैं ना, एक तरह से नया टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहा है। मतलब एकदम लास्ट टॉपिक है। जैसे हिमालयाज पूरा कंप्लीट हो गया तो आज थोड़ी सी बात करेंगे कि हिमालय का महत्व क्या है ना, सिग्निफिकेंस क्या है भारत के परिप्रेक्ष्य में और मनुष्यों, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है ये बताएंगे। साथ में कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने पासेस पढ़ रखे हैं ना, सारे के सारे ईस्टर्न हिमालयाज के, वेस्टर्न हिमालयाज के जितने पासेस कंप्लीट किए हैं ना, मतलब लद्दाख के, जम्मू एंड कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के, साथ में सिक्किम के, अरुणाचल प्रदेश के, और वो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर वाले जो पासेस हैं ना, जो कुछ म्यांमार से कनेक्ट करते हैं, कुछ तिब्बत से कनेक्ट करते हैं, चाइना से कनेक्ट करते हैं ना, ये अलग अलग जो पासेस थे उनके क्वेश्चंस आज करवाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक अच्छा लेक्चर होगा तो आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकता है ना। इतना काम तो आप लोग कर लिया करिए। फ्री की एक पूरी सीरीज़ है, चल रही है, पूरा का पूरा भारत का भूगोल कंप्लीट होगा हमेशा आपके लिए क्लास पे इस चैनल पर टीसीएस पाठशाला पर रहेगा। साथ में इसके बाद हम लोग वर्ड मैपिंग, वर्ड ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे ना, फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, एक मतलब अच्छा लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन है हम लोग का टीसीएस पाठशाला के नाम से, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जा कर के। क्या फ़ायदा होगा? पहली बात तो इस पे टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, धीरे धीरे जो है बहुत सारे टेस्ट की संख्या हो जाएगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट मिल रहे हैं। हर वीक में लगभग 2 टेस्ट आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप इसे टेस्ट दे सकते हैं एकदम वैसे ही जैसे एग्जाम में देते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई पैसा नहीं लगाना होगा, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आगे चल करके इस पे बहुत सारे सिलेबस भी हैं जिन्हें कवर कराने हैं ना, वो भी चीज़ें आपको मिलेंगी, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिएगा, आप इसको डाउनलोड करके ना हम लोग को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम लोग उस पर और काम कर सकें, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालय से, ठीक है। हिमालय का क्या महत्व है इस पर बात करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि हिमालय एक तरह से भारत के लिए लाइफ लाइन का काम करता है। अगर हम लोग देखें तो हमारा पूरा का पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, ये कुछ इस तरह से जो है वो हिमालय से कनेक्टेड है। कनेक्टेड क्या, ढका हुआ है, कवर्ड है ऐसा मान के चलिए। ये आपका वेस्टर्न हिमालय वाला पार्ट हो गया, इधर जो अफगानिस्तान वाले रीजन में फैला हुआ है, ये मतलब ये इधर जो दक्षिण की तरफ फैला हुआ है, सिंस टेक्सटाइल बेल्ट से जो है ये फैला हुआ है। मतलब ये नामचा बारवा से, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बारवा तक विस्तृत है। टोटल लगभग 2400 किलोमीटर की एक पूरी रेंज है। अलग अलग भागों में मैंने बताया था कि ट्रांस में था, फिर उसके बाद मेन हिमालय में था, ग्रेटर, फिर मिडिल और लेसर, मतलब लेसर और फिर शिवालिक ना। इस तरह से ये चारों श्रेणियाँ नॉर्थ टू साउथ, और ये पूर्वांचल पहाड़ियाँ थी। इसी के बीच में अवस्थित है कौन सा, आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब क्या बेनिफिट है इसका, हिमालय के होने से क्या बेनिफिट है? बहुत सारी बेनिफिट है, एक एक करके समझते हैं। पहली बात तो भारत में हिमालय के होने से क्लाइमेटिक बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव है भारत में। आप कहेंगे क्लाइमेट का क्या प्रभाव है, तो पहली बात आप ये जानते हैं कि हमारे भारत में जो मानसून है, हमारे भारत में जो मानसून है वो ओरोग्राफिक है, मतलब पर्वतीय वर्षा हमारे यहाँ प्रमुखता होती है। मतलब आप सभी लोग समझ रहे हैं कि जो दक्षिण पश्चिम का मानसून आता है, तो दक्षिण पश्चिम का मानसून, मैं आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर कराता हूँ कि ये जो दक्षिण पश्चिम का मानसून आता है, ये कुछ आकर के इस तरह से केरला वाले रीजन में टकराता है। इसी की कुछ स्ट्रीम होती है जो ये वेस्ट बंगाल क्या कहते हैं, पम्बन चैनल से होते हुए इधर जब जाती हैं तो इन्हें मिलता है कौन, हिमालय। हिमालय की हाइट इतनी ऊंची है कि ये जो बादल है ना, वो मतलब पार नहीं कर पाते, और पार न कर पाने की वजह से यहाँ पर उनको अवरोध मिलता है, यहाँ पर उनको एक तरीके से बैरियर मिलता है, और इसी बैरियर के कारण जो है वो यहाँ पे बारिश करते हैं। मासिनराम, चिरापुंजी आप जानते होंगे सबसे ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र हैं, और फिर ये वेस्ट की तरफ धीरे धीरे हिमालय के ही सपोर्ट में चलते चले जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ की तुलना में बारिश में थोड़ी थोड़ी कमी आ जाती है।
कई बार कहा जाता है कि बारिश जो है सर्वाधिक ईस्टर्न पार्ट में होगी और वेस्टर्न साइड उसकी मात्रा में कमी होती चली जाएगी। कारण है क्योंकि यहाँ से उन्होंने ह्यूमिडिटी ले लिया था, इधर से ह्यूमिडिटी ले लिया था, लेकिन इधर से बारिश होते होते ये वेस्ट में जाते जाते मतलब वो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग देखा जाए, पंजाब वाला रीजन देखा जाए, तो यहाँ बारिश नगण्य हो जाती है। लेकिन इस वाले रीजन को जो बारिश आपको मिलती है वो किसकी वजह से, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से मिलती है। आपने कई बार पढ़ा होगा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो है वो बारिश मिलती है। कहां पर, वो इस वाले रीजन में मिलती है। और ये वाला रीजन जो बच जाता है बारिश से, इसको लौटते हुए मानसून से बारिश मिलती है। हालांकि ये तो हम मानसून में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये वाला जो यहाँ से क्या कहते हैं क्लाउड था, ये पार कर जाता और जाकर के कहीं और बारिश करता। ऐसे ही कुछ स्ट्रीम जो इधर से आती हैं, ठीक है, जाकर के यहाँ लद्दाख वाले रीजन में खूब बारिश करती हैं। अगर ये न विस्तृत होता हिमालय तो ये समस्या होती मानसून की। तो भारत के लिए ना एक तरीके से बून है, किसके लिए, जलवायु के लिए ना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, अगर थोड़ा सा और समझें तो ये जो इंडिया है ना, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के इधर मतलब एक बहुत बड़ी ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कंटिन्यूअस फ्लो कर रही होती। इतनी ज्यादा ठंड वो क्या कहते हैं होती है वो, कि अगर उनका प्रभाव भारत में आ जाए तो भारत का ये वाला नदन पोर्शन जो होगा ना, ये रहने लायक नहीं होगा, इतना एकदम फ्रीजेड जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कंटिन्यूअस एक जेट स्ट्रीम है ना, ये हिमालय की वजह से, आप देखो हिमालय ऐसे विस्तृत हैं और इस हिमालय की वजह से हिमालय के उस पार, इन्हीं को आप कई बार साइबेरियन हवाएं कहते हैं। तो ये साइबेरियन हवाएं भारत में प्रवेश ना कर पाए, इसलिए भी हिमालय का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारा नदन पोर्शन जो होता ना, फ्रिजिड जोन में टाइप का होता, मतलब वहां पे अभी भी ठंडियों में बहुत दिक्कत हो जाती, तब तो मान के चलिए कि हमेशा ही समस्या होती, वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता। तो हिमालय का होना भारत के लिए एक बूंद की तरह है, ऐसा मान के चलिए। सोर्स ऑफ रिवर ना, रिवर का स्रोत है। अब आप सभी जानते हैं, आपने इंडो गैंजेटिक प्लेन के बारे में पढ़ा है। मतलब नदन साइड में अगर जाएं तो एग्रीकल्चर, जो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत में किसान जो हैं उनके लिए ये जो नदियां हैं ये एक तरीके से लाइफ लाइन है और इन्हीं से निर्माण होता है क्या, बहुत सारे प्लेन्स का। तो जो ग्रेट प्लेन्स बने हुए हैं वो चाहे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स कहे जाएं ना, मतलब सिंधु वाले प्लेन कहे जाएं, या गैंजेटिक मतलब जो इससे बने हुए हैं, क्या कहते हैं, गंगा रिवर से, या ब्रह्मपुत्रा के जो प्लेन कहे जाएं, ये सब रिवर से बनते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जहां कहीं भी ऊंचा स्थान मिलता है ना, ऊंचे स्थान से रिवर जो है वो फ्लो करती है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। आगे चल के हम लोग प्लेन्स में इसे और समझेंगे। लेकिन अगर रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है तो रिवर फ्लो करते हुए अपने साथ क्या ले आती है, अपने साथ मिट्टियां भी ले आती है ना, ठीक है, बड़े बड़े हालांकि बोल्डर्स भी ले आती है, और बोल्डर्स लाने की वजह से ही तो यहाँ पर भाबर के क्षेत्र बना देती। बड़े बड़े पेबल्स यहाँ पे हो जाते हैं, थोड़ी दूर आने पर छोटे छोटे कंकड़ हो जाते हैं जिन्हें आप तराई बोलते हैं, और आगे जाकर के खादर और भांगर के मैदान बनते हैं जो अलुवियल सॉइल के होते हैं या उपजाऊ होते हैं ना। आपने पढ़ा होगा ये मैदानों के बारे में जो नदियों द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये जो मिट्टियां हैं ऊपर से जो सेडिमेंट्स बहा करके ले आए जाते हैं, वही ला करके डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। और ये डिपॉजिशन जो है थोड़ा छोटा मोटा एरिया नहीं होता, कई 100 किलोमीटर में होता है। तो इतना बड़ा रीजन जो है वो उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है वहां का। आप देखें ये नदन पोर्शन जो भारत का है ना, ये कई सारी रिवर्स के फ्लो की वजह से क्या है, वो वहां पे सॉइल में कन्वर्ट हुआ है ना, एक उपजाऊ मृदा में बन गया है। तो नदियों का स्रोत होता है। अच्छा, नदियां वाटर के लिए भी मतलब एक अच्छा सोर्स है, ठीक है। गंगा रिवर की बात करी जाए तो नदन साइड में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल रिलीजियस वो तो है ही, लोग इसको धार्मिक आस्था का केंद्र मानते हैं। उसके साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा कृषि को जो है सस्टेन करने में मदद करती है, ठीक है। तो रिवर्स का स्रोत होता है। तो नदियों का होना भारत के लिए जो है वो एक बून है। और ये जस्ट बिकॉज ऑफ क्या, हिमालयाज अगर आपके नॉर्थ में नहीं होते तो वहाँ से वाटर जो है वो इस तरफ नदियों के रूप में नहीं आ रहा होता ना, परमानेंट। बहुत सारी ऐसी पेरिनियल रिवर हैं जो पूरे वर्ष भर बहती रहती हैं। आपने दक्षिण भारत के बारे में सुना होगा कि दक्षिण भारत में बारिश के समय तो अच्छा खासा क्रॉप हो जाती, लेकिन उसके बाद वहाँ की रिवर जो है वो सूख जाती है ना, वो एक तरीके से मौसमी है ना। अपने यहाँ नॉर्थ में बहुत सारी रिवर्स हैं जो परमानेंट क्या कहते हैं ग्लेशियर से वाटर ले आती हैं और हमेशा उनमें नदियों में जल रहता है,
ठीक है, तभी तो हम लिंकेज की बात कर रहे हैं ना, कि नॉर्थ की रिवर के पानी को लिंक कर दिया जाए कहाँ पे, दक्षिण में, और ताकि जो है दक्षिण वालों को भी परमानेंट पानी की उपलब्धता हो सके। जैसे तमिलनाडु इस समय खूब कृषि में आगे बढ़ रहा है ना, तो अगर उसे कंटिन्यूअस वाटर मिल जाएगा तो और ज़्यादा वो डेवलप कर पाएगा। तो नॉर्थ में ना पहले से ही ये व्यवस्था है रिवर्स का जो है। और उपजाऊ मिट्टी मैंने आपको बता ही दिया कि वहाँ से आए हुए जो मैदान है वो ला करके बांगर एक भाबर का क्षेत्र बनता है जहाँ पे नदियाँ विलुप्त सी होती हैं। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो आपको तराई का क्षेत्र मिलेगा, दलदल जमीन होगी। फिर उसके बाद खादर और क्या कहते हैं बांगर, खादर और बांगर। बांगर का मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल और खादर का मतलब है न्यू एलुवियल सॉइल। तो ये उपजाऊ मिट्टियाँ मिलती है। एक चीज़ और आपने पढ़ा होगा, याद करिए, करेवास के बारे में पढ़ा था ना, सैफरन की जो है वो खेती के लिए फेमस है। ठीक है, करेवास के बारे में, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है ना। ये एलुवियल, ये सॉइल्स हैं जो बहुत उपजाऊ होती हैं और हिमालय के होने से पर्याप्त उपलब्धता है भारत में इसकी। ठीक है, नदन पोर्शन में। अगर हिमालय की ऊंचाई को देखा जाए तो ऑलरेडी ना नेचुरली इतना मतलब उसमें शेप है, ऊंचा इतना है कि वहाँ पे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। मतलब कि जल विद्युत जो है वो टरबाइन लगा सकते हैं नीचे, और उससे टरबाइन मूव कर सकता है और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। मतलब ये नेचुरली हिमालय में, मतलब वहाँ से जो रिवर्स आ रही बहुत सारे गॉर्जेस बनाती है, वहाँ से हमको मिल सकता है। लेकिन मनुष्य है ना, ये अपनी प्रयास भी करता है। तो हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे जो है वो बांध बना रखे हैं, और बांध बना करके जो है टरबाइन चलाने के लिए एक उपयुक्त माहौल बनाने, मतलब ये डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कई बार ना ये हमारे जो बहुत तेज़ डेवलपमेंट है, जिससे हम बिजली बहुत ज़्यादा तेज़ बना सकते हैं या हम जहाँ चाहें वहाँ बना सकते हैं, इस चक्कर में जो है हम कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट कर रहे हैं इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा चुका रहे हैं। तो कई बार आप देखेंगे ना कि ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइड्स खूब मिल रही हैं आपको, ठीक है, और बहुत सारी आपदाएं आ रही हैं। तो एक तरीके से डेवलपमेंट तो बड़ा तेज है, स्पीड इज़ लाइक हाई, बट द रिपरकेशन उसके जो है ना वो अच्छे नहीं है। इस तरह से हम लोग का ये अनियंत्रित विकास हो जा रहा है। लेकिन ये जल विद्युत जो है, और ये सबसे बड़ी बात ग्रीन एनर्जी का सोर्स हो जाता है ना, आपके पास कंटिन्यूअस पानी आना ही है, टरबाइन लगे होंगे, लगातार इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा। कोई फ्यूल से तो हम फॉसिल फ्यूल से तो जनरेट कर नहीं रहे। तो ये मतलब अच्छा सोर्स है। विंड एनर्जी हो गया, ठीक है ना, सोलर एनर्जी हो गया, ऐसे ही वाटर से एनर्जी बनाना, ये मतलब कंटिन्यूअस है, सतत प्रक्रिया है, और आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं। भारत के पास अच्छा खासा इसकी व्यवस्था है। बट ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि ऐसे डैम्स के निर्माण से कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ की जो प्राइम फीचर है उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपदा का स्वरूप ले लेगा तो दिक्कत भी हो सकती है। विकास तभी तक अच्छा है जब तक नियंत्रित हो। अनियंत्रित अगर विकास हो जाता है तो वो ना तो मनुष्य के लिए अच्छा है और ना तो पृथ्वी के लिए अच्छा है। तुरंत के लिए भले हो सके कि थोड़ा बहुत आपको काम का दिखे, लेकिन वो उसका जो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और उससे लोगों को दिक्कत ही होगी। एक तरीके से अनियंत्रित विकास समस्या है, ये विकास नहीं है। और ऐसा कोई भी विकास जो आपको कुछ दिन के बाद ज़्यादा परिणाम भुगतने पड़ जाए तो ये विकास नहीं कहलाता है। वन संपदा के बारे में बात की जाए तो आप जानते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे प्रकार की जो है वो लकड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनका प्रयोग फ्यूल के रूप में भी होता है, औद्योगिक प्रयोग भी है ना। बड़े बड़े क्या कहते हैं, तराई वाले क्षेत्रों में चले जाइए तो यू विल फाइंड कि बहुत सारा बड़ा बड़ा जंगल मिलता है, ठीक है, वो फायदेमंद है। कृषि के साथ साथ ट्री प्लांटेशन ना, कृषि के साथ साथ अगर देखा जाए तो ये ट्री प्लांटेशन जो है ये बहुत, आप दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में जाइए, हालांकि हिमालय पर कोई भी बड़ा सा ऐसा समतल क्षेत्र जल्दी नहीं मिलता जहाँ पे आप कृषि कर सकें, फिर भी थोड़ा बहुत क्षेत्र मिलता है तो कर लेते हैं। लेकिन ये जो कंटूर फार्मिंग है ना, मतलब जिसे आप बोल सकते हैं कि ढलानों पर भी फार्मिंग की जा सकती है, ये एक विधि है एग्रीकल्चर की। तो क्रॉप जो है, और साथ में ये टी का क्रॉप जो है वो खूब क्या कहते हैं यूज़ किया जाता है। आप दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में जाए तो यू विल फाइंड शिवालिक की जो ढलान है ना, शिवालिक पहाड़ क्या कहते हैं, पर्वत की, जो कि सबसे छोटी मान के चलिए वो है, रेंज है, वहाँ के ढलानों पर ना टी प्लांटेशन होता है। दार्जिलिंग कभी आप घूमने जाएंगे तो आप ऐसे ही देखेंगे, ठीक है। तो कंटूर फार्मिंग मतलब थोड़ा सा ऐसे बांध बना करके ढलानों पर भी फार्मिंग हो जाती है। डन। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए भी बड़ा महत्व है। मैंने कहा क्या दूसरे की फोटो लगवाएं, ठीक है, आप हम ही लोग घूमने गए थे तो लगवा दिए। तो आप इसके साथ साथ बहुत से लोग जाते हैं कहाँ पे,
विजिट करने जाते हैं ना, गर्मियों में जाते हैं कुछ लोग, बर्फ़ का मज़ा लेने के चक्कर में सर्दियों में भी जाते हैं ना। और टूरिज़्म, आपको पता है टूरिज़्म बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है अगर कोई देश इसे ठीक तरीके से हैंडल करे तो। क्योंकि अगर कोई देश ठीक से चलेगा तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके पास इकोनॉमी उसकी अच्छी होनी चाहिए। और एक बिजनेस होता है ना जिसमें आपको इनपुट डालना पड़ता है और इनपुट डालने के बाद आउटपुट मिलता है ना। टूरिज्म में परमानेंट इनपुट नहीं है, मतलब ठीक से मैनेज करना है आपको, और एक तरीके से फ्लाइट मोड का बिजनेस है ना। सिंगापुर जैसे देश आप देखो कि टूरिज्म के बेस पे कितना आगे चले गए, ऐसे बहुत सारे देश हैं। श्रीलंका आप देख लीजिए, ठीक है, टूरिज्म पे डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका डिपेंडेंसी ही किस पर है, टूरिज्म पे। एक तरीके से टर्शियरी सेक्टर है ना, मतलब सर्विसेज देनी है, बहुत सारे एलाइड बिजनेसेस हैं उसके साथ हो जाते हैं। जैसे आप कहीं भी जाएं, अगर एक आप यहाँ पे देखें बाबा विश्वनाथ जी का जो मंदिर है बनारस में, तो वहाँ पर एक मंदिर है जिसकी धार्मिक आस्था तो है ही, लोग वहाँ पे जाके दर्शन करते हैं, और वो उसके साथ साथ एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन गया है आसपास में। अयोध्या जी में चले जाएं आप, ठीक है, वहाँ पे पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है ना। वहाँ पे लोग जाते हैं तो होटल्स हैं वहाँ पे, साथ में फूडिंग एंड लॉजिंग के लिए चीज़ें व्यवस्थित होती है। ये सब कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेशन में काम आती है। टूरिज्म एक अच्छा सेक्टर हो सकता है। तो हिमालय अपने यहाँ तो बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की सुंदरता जब कभी लोग कहते हैं तो तुलना करते हैं कि मतलब तुम जम्मू कश्मीर जैसे सुंदर हो, मतलब इतनी खूबसूरती को अगर आप बयां करते हैं तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर का नाम जब आता है तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि प्रतिमान दिया जाता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। ये भगवान जी भी बैठे हुए हैं ना, केदारनाथ जी। आप कितने सारे दर्शनार्थी यहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। बद्रीनाथ जी हो गया, वो जो 4 धाम की यात्रा है ना, मिनी 4 धाम बोलते हैं, ठीक है, गंगोत्री, यमुनेत्री और केदारनाथ जी और वहाँ पे बद्रीनाथ जी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखें लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं और धार्मिक आस्था के नाम पे जाते हैं, साथ में वहाँ की जीडीपी। आपको पता है उत्तराखंड में मैक्सिमम जो है वो 3-4-5 महीने तक जब ये टूरिज्म चलता है वहाँ से बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है ना। दिस इज टू बी अंडरस्टूड। जहाँ का जो पोटेंशियल है उसको ध्यान रखना पड़ेगा, बट मैं फिर से कहूँगा कि विकास अनियंत्रित ना हो जाए ना। पता चले कि होटल्स इतने सारे बन जाएं कि वहाँ पे लैंडस्लाइड्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए ना, क्योंकि बैलेंस जान पाना बहुत ज़रूरी है ना। ऐसी घटनाएं खूब आ रही हैं, बस कारण इतना ही है कि दिन बहुत जल्दी ही लोग जो है वो डेवलप करना चाहते हैं, पैसे हैं तो तुरंत चाहते हैं कि वहाँ पे जाएं, अधिग्रहित करके चीज़ों को बना दें ना। ये समस्या है। मिनरल रिसोर्सेज ना, हिमालय में खनिज संसाधन भी खूब मिलते हैं, ठीक है। अभी लिथियम का डिपॉजिट पाया गया था कुछ दिन पहले, आपने देखा था। लिथियम मतलब एक तरीके से एक्सपोनेंशियल खोज ना, मतलब बहुत बड़ी खोज है लिथियम, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम लोग देखें तो लिथियम का काम वो जो बैटरीज बनाने में होता है ना, तो बैटरीज बनाने के लिए इसलिए फ़ायदेमंद हो जाएगा क्योंकि आगे का समय उसी का है। और अगर वो डिपॉजिट आपके पास होंगे, जैसे चलो एक प्रश्न का उत्तर दे दो। 3 देश है ना, उन देश को अगर एक ऐसे कनेक्ट कर दिया जाए तो ट्राइंगल बन जाता है। और पेपर ने पूछा है लिथियम ट्राइंगल में कौन कौन से देश हैं ना, तो आपको यही उत्तर मुझे बताना है कौन कौन से। मैं बता देता हूँ, दक्षिण अमेरिका के वो देश हैं। कौन कौन से ऐसे देश हैं जो लिथियम ट्राइंगल बनाते हैं ना, बताइए हमें, कमेंट करके बताइए। नहीं आता तो ढूंढ के बताइए ना, डू इट। तो इस तरह से जो है आज इंट्रोडक्शन पे थोड़ी सी बातचीत, मतलब ये बात हो गई कि हिमालय क्यों ज़रूरी है। तो हिमालय हमारे लिए बहुत तरीके से, सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है और रेवेन्यू के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। और क्या कहते हैं, रिवर के लिए ज़रूरी है, वाटर, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हिमालय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई होंगी। इस तरीके से हिमालय का पूरा चैप्टर हम लोग फिनिश कर देते हैं और अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पर हमें आपसे बात करना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, समझ में आया कि नहीं आया, अपने कमेंट आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे की क्लासेस को पढ़ लेते हैं। इतना काम आप पहले कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज का प्रश्न है पहला, रोहतांग दर्रे से संबंधित है ना। रोहतांग दर्रा मतलब जैसे ही रोहतांग दर्रे की बात आती है आपको तुरंत का तुरंत जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन और हिमाचल प्रदेश वाला रीजन याद आता है। जब हम जम्मू कश्मीर के रीजन में चलते हैं तो हमको कहीं ना कहीं बनिहाल नाम का जो दर्रा है वो याद आता है। लद्दाख वाले रीजन में अगर हम चलें तो हमको कहीं ना कहीं जोजिला, बुर्जिला और क्या कहते हैं, पेंसिला, खारदुंगला, फोटुला, मिंटका, अघील, काराकोरम ना, ऐसे बहुत सारे दर्रे याद आते हैं। और जैसे हम हिमाचल प्रदेश में चले आते हैं तो हमको शिवकिला याद आता है, ठीक है। और साथ में बारालाचाला याद आता है ना, ऐसे दर्रे याद आते हैं।
रोहतांग पास याद आता है। तो पहला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है ना, मतलब ये एक्चुअली ये नहीं कर रहा है कि मनाली और लेह को कनेक्ट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ठीक है, उसी के राजमार्ग पर स्थित है, मतलब जाते रहेंगे तो बीच में यू विल फाइंड इट, ये सही है। अगर पूछ लेता रोहतांग दर्रा जो है वो कनेक्ट कर रहा है लेह और मनाली को, तो ये इनकरेक्ट हो जाता सेंटेंस। अटल टनल जो है वो इसी रोहतांग दर्रे में बनी, ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट बार पूछा है, कौन से दर्रे से संबंधित है अटल सुरंग, ठीक है, दूसरा सही है। ये जास्कर रेंज में नहीं सर, ये गलत है। अगर आप देखेंगे तो पीर पंजाल की ईस्टर्न रेंज में है, और पीर पंजाल आपका तो हिमालयन रेंज में आता है, मतलब कि ये अगर आप देखोगे तो मिडिल हिमालय के में आता है। जास्कर की बात करोगे तो ट्रांस हिमालय में, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। अगर आपको केवल तीसरा वाला स्टेटमेंट समझ में आ रहा है तो तीसरा वाला स्टेटमेंट जहां जहां है आप गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास केवल कौन से स्टेटमेंट आ गए, 1 और 2, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंप्लीट नॉलेज ना भी हो तो एलिमिनेशन ठीक हो जाता है। तो इस तरह से जास्कर रेंज जो है वो गलत हो गई और आपका एक उत्तर जो है वो सही हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए शिवकिला दर्रे से रिलेटेड ना। शिवकिला दर्रे की जब बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट पास ना, इसी से सतलज रिवर जो है भारत में प्रवेश करती है, जो कि मानसरोवर के पास से जो है वो निकलती है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे क्या कि कौन से ग्लेशियर से निकलती है ना, तो कौन से ग्लेशियर से निकल करके शिवकिला दर्रे के थ्रू भारत में प्रवेश करती है। पहला प्रश्न, पहला जो लाइन है वो शिवकिला दर्रा कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को, बिल्कुल सही है ना, मतलब शिमला को किससे, गाटोक तिब्बत से ना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है सतलज रिवर इंडिया में इसी से आती है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा करें इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट्स, हाँ बिल्कुल भाई, तिब्बत के साथ हमारे बहुत सारे बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं, अदर कंट्रीज के साथ भी हैं, तो ये वन ऑफ द ट्रेडिंग पॉइंट्स है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा भी करेक्ट है। तो 1 2 3 तीनों के तीनों सही है, मतलब आपका जवाब हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड 3। पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है ना, तो तीनों के तीनों सही है। चलो अगला प्रश्न है बारालाचाला दर्रे से संबंधित। बारालाचाला दर्रे की बात करेंगे तो आपको एक रिवर याद आएगी, चंद्रभागा, चंद्रा और भागा रिवर, आगे जाके तांडी नाम की जगह पर मिल जाएंगी और चेनाब बन जाएगी ना। किस रीजन में है, तो भैया ये हिमाचल प्रदेश में होगा। कहाँ होगा, हिमाचल प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटल सुरंग, अटल टनल के बारे में कौन सा कथन सही है ना। तो जब अटल टनल की बात की जाएगी तो पहला लाइन बोल रहा है कि यह मनाली और लेह के बीच की दूरी, तो मनाली और लेह के बीच की दूरी को कम करता है, ये तो सही है, लेकिन 522 किलोमीटर कम करता है, ये गलत है, 46 किलोमीटर कम करता है भाई, ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। रोहतांग दर्रे पर बनी हुई है अटल सुरंग, ये बिल्कुल सही है, तो केवल 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा ना कि पहला वाला। अगला क्वेश्चन है कुल्लू दर्रा को स्फीति से आसान मार्ग से जोड़ता है। देखिए अगर आपने क्लास कर रखी है तो आपको ये चीज़ें ना मतलब सोचनी भी नहीं पड़ेंगी। हमने आपसे बताया था कि बहुत सारे दर्रे हैं जो है यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए एक दर्रा है देपसा दर्रा, जो कि आसानी से जो है वो ईजी क्या कहते हैं रूट देता है, ईजियर रूट देता है किसके बीच में, कुल्लू एंड स्फीति वैली के बीच में, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि और कौन सा दर्रा है जो कुल्लू को स्फीति से जोड़ता है ना, कुल्लू मनाली को स्फीति वैली से जोड़ता है, बताइए कमेंट करके बताइए। हाँ ईजियर रूट के बारे में आ जाए तो प्रश्न आप कहाँ लगा देंगे, देपसा पास। पीर पंजाल वर्तमान के पूर्वी छोर पर कौन सा दर्रा स्थित है, पीर पंजाल ये श्रेणी है और यहाँ पर कौन सा दर्रा स्थित है ये पूछ रहे हैं, तो ये रोहतांग पास हो जाएगा। कौन सा पास हो जाएगा, रोहतांग दर्रा हो जाएगा, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है आपके लिए अटल सुरंग किस दर्रे के नीचे बनाई गई है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने पढ़ा था, अटल सुरंग किस दर्रे के नीचे बनाई गई है, रोहतांग पास के नीचे। निम्नलिखित में से किस दर्रे पर प्रस्तावित सुरंग मनाली से कारगिल की दूरी 522 किलोमीटर कम हो जाएगी। देखो अभी ये डेटा दूसरी जगह दे दिया था ना और गलत था वो डेटा, यहाँ पे 522 किलोमीटर की दूरी कम हो रही है। कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस, कौन सा ऐसा पास है जो प्रपोज किया गया है जो रिड्यूस कर देगा मनाली और कारगिल के बीच में जो है वो क्या कहते हैं डिस्टेंस को, कितने किलोमीटर से, 522 किलोमीटर से, ठीक है। बारालाचाला दर्रा तो नहीं होना चाहिए, पिन पार्वती पास, शिवकिला भी नहीं होना चाहिए, शिंकुला पास हो सकता है या पिन पार्वती पास हो सकता है, ठीक है। तो आई बिलीव कि ये उत्तर होना चाहिए पिन पार्वती पास, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हैं ये अगर ये बन जाएगा प्रस्तावित जो वो है पास, तो ये 522 किलोमीटर की दूरी कम कर देगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवकिला माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, शिवकिला से सतलज प्रवेश करती है, ठीक है।
ऐसे पूछ लेता है किस दर्रे से सतलज का संबंध है, तो सिपकीला से है। ऐसे ही पूछ लेगा इंडस का कौन से वो क्या कहते हैं उससे संबंध है, ग्लेशियर से संबंध है। ऐसे ही चेनाब और क्या कहते हैं चंद्रभागा को पूछ लेगा किस रिवर से संबंधित है। ठीक है। स्फीति के चरवाहे पार्वती घाटी में भेड़ चराने के लिए किस दर्रे का उपयोग करते हैं ना, कभी कभी प्रश्न में ही उत्तर रहता है। तो पार्वती वैली की बात है तो पिन पार्वती पास का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। कौन सा दर्रा शिमला को गरटोक तिब्बत से जोड़ता है? शिमला गरटोक तिब्बत, वही बात है, घुमा फिरा के पूछ रहा है सर कौन सा दर्रा, शिपकीला दर्रा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है, वन ऑफ द ट्रेडिंग रूट से किसका, भारत का तिब्बत के साथ। चिनाब की सहायक नदियां चंद्रा और भागा किस नदी से किस दर्रे से संबंधित है ना, सिंगोला होगा नहीं, पिन पार्वती होगा नहीं, शिपकीला से तो सतलज संबंधित है, तो बचा कौन सा, बारा लाचाला दर्रे से चंद्रा और भागा संबंधित है। काराकोरम दर्रे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो काराकोरम जो दर्रा है उसके बारे में क्वेश्चन है। नंबर 1, यह काराकोरम रेंज के पूर्वी छोर पर स्थित है ना। तो जब कभी भी आप भारत को देख रहे होंगे तो आपने मिंटका देखा होगा, घील देखा होगा, एंड देन यू सी काराकोरम। तो जो काराकोरम रेंज है ना उसके ईस्टर्न छोर पर ही है, मतलब पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। यह भारत में लद्दाख को चीन के जिंजियांग प्रांत से जोड़ता है। ठीक है, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा था, बिल्कुल ट्रेडिंग रूट था जो सिल्क रूट हुआ करता था उसका ये हिस्सा था। 1, 2 और 3 स्टेटमेंट तीनों के तीनों करेक्ट होंगे। ठीक है, जिसमें जवाब हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो काराकोरम दर्रे को अगर आप पिछले क्लासेस में जाकर के देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि मतलब काराकोरम की लोकेशन क्या है और किसे किसे कनेक्ट कर रहा है, और सिल्क रूट वाला इशू भी वहाँ पे बात हुई थी। मिंटका दर्रे के बारे में देखा जाए तो जैसे ही मिंटका, अघील, काराकोरम कुछ याद आ रहा है, ठीक है, तो लनकला, छांगला, इमिसला, तो वैसे ही जो है मिंटका की जब बात करते हैं तो मिंटका एक वो है दर्रा है जहाँ से ट्राई जंक्शन बनता है। कौन कौन सा, भारत, चीन और अफगानिस्तान, भारत, चीन और अफगानिस्तान, पहला बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। यह काराकोरम रेंज में अवस्थित है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पहला और दूसरा दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा मिंटका पास को लेकर के। खारदुंगला के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? खारदुंगला मतलब याद आ रहा है, देखो जम्मू कश्मीर से यहाँ चले जाओ, ठीक है, श्रीनगर, तो यहाँ से ये बनिहाल हो गया, फिर उसके बाद आपको मिल रहा था कौन सा, जोजिला, फिर मिल रहा था गिलगिट के लिए बुर्जिला, फिर उसके बाद पेंसिला, फिर उसके बाद फोटुला, फिर खारदुंगला। मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो कि कारगिल मतलब लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ रहा है ना। तो खारदुंगला जो है वो किसको, सबसे ऊंचे मोटर योग्य सड़क है, बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट आज से याद कर लो। खारदुंगला जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा जो है हाईएस्ट मोटरेबल रोड पासेस है ना, ये याद कर लो। और ये सिंधु और श्योक नदी को जोड़ता है, श्योक, नुब्रा वैली, सिंधु वैली, अगर आप देखेंगे तो खारदुंगला पास से ही कनेक्ट होता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी जो है वो जिसके तस करेक्ट है। इसका मतलब है कि आप इस तरह के वाक्य में दो चीज़ें ऐसे, पहला फैक्ट तो ये याद कर सकते हो, ठीक है, कि मोटरेबल पास है, और दूसरा ये श्योक रिवर को कनेक्ट करता है, मतलब दोनों के दोनों जो है वो सही हो जाएंगे। तीसरा है, मतलब अगला क्वेश्चन है, बनिहाल दर्रे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इट सर्व्स एज अ रूट फॉर द जम्मू श्रीनगर। ठीक है, तो जैसे ही हम बात करते हैं बनिहाल, जोजिला, बुर्जिला, पेंसिला, फोटुला, खारदुंगला, ठीक है, ये कारगिल हो गया, ठीक है, श्रीनगर हो गया, जम्मू हो गया, गिलगिट हो गया, कश्मीर घाटी हो गई, नुब्रा वैली हो गई, लेह हो गया, राइट। तो इसमें जैसे ही हम देखते हैं तो बनिहाल जम्मू एंड कश्मीर में है, इसी के बारे में पूछ रहा है। जम्मू को श्रीनगर के लिए मार्ग में रूप में काम करता है, बिल्कुल, ये जम्मू है, ये श्रीनगर है, ये कारगिल है, ये गिलगिट है, ये क्या कहते हैं घाटी है, और साथ में ये लेह है। लेह में जाना तो फ़ोटो खिंचवा लेना, फोटुला हो जाएगा। ये जोजिला है, इसके जस्ट अपोजिट ये बुर्जिला है, और ये वाला पेंसिला है, ये खारदुंगला है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया, बनिहाल काजीकोट रोड टनल इज लोकेटेड बिलो दी जवाहर टनल। ठीक है, जो बनिहाल काजीकोट रोड सुरंग है ये जवाहर क्या कहते हैं टनल के नीचे अवस्थित है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ ए एंड बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों के दोनों सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, फोटुला के संदर्भ में। फोटुला अभी आ गया, याद करिए, अभी आपको याद होना चाहिए। बनिहाल हो गया ना, श्रीनगर पहुंच गए, फिर कारगिल पहुंचाए, जोजिला, फिर गिलगिट चले गए, बुर्जिला, फिर उसके बाद घाटी में चले गए, पेंसिला, फिर फ़ोटो खिंचाने चले गए ना, लेह, फोटुला, फिर चले गए खारदुंगला। तो इसका मतलब बात हो रही फोटुला के बारे में, इस वाले दर्रे के बारे में। यह लेह और कारगिल के बीच दो ऊंचे पर्वतीय दर्रों में से एक है। देखो भैया, ये कारगिल है, ये लेह है, मतलब ये सही है।
ये जास्कर रेंज में पड़ता है, जास्कर रेंज में पड़ता है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की बात, लद्दाख की बात हो रही है, मतलब जास्कर रेंज में होगा, मतलब ए और बी दोनों का दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं विद रेफरेंस टू पेंसिला। पेंसिला दर्रा के बारे में देख लिया जाए तो इट कनेक्ट जास्कर वैली एंड कारगिल, कारगिल से जो है वो जास्कर वैली के लिए जाता है, सही है। इट इज़ द पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन की बात नहीं करेगा शायद ये, ठीक है, क्योंकि ये क्या कहते हैं जास्कर हिमालय, या तो मतलब एक तरह से बात कर लीजिए ये एक्सटेंड करेगा ट्रांस हिमालय में, तो मतलब पहला तो करेक्ट है, दूसरा वाला जो है जास्कर वैली एंड कारगिल, तो पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है, मतलब वन ओनली जो है वो इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर हिमालय में हम लोग आएंगे तो हम लोग हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में आ जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमारा दर्रा है कौन सा, पेंसिला, ये आप देख रहे हैं कारगिल से इधर जाने का दर्रा है पेंसिला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, पहला सही। अगला क्वेश्चन आपके लिए है विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ K2, K2 के नॉर्थ में, एग्जैक्ट ना यही बात आपके लेक्चर में ऐसे पीक बनी थी K2, और K2 के नॉर्थ में काराकोरम लिखा था। ठीक है, तो काराकोरम पास जहां होगा वो उत्तर हो जाएगा, डन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास, अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा था, खारदुंगला चले जाओ। ठीक है, खारदुंगला, और फिर से याद कर लो, बनिहाल, जोजिला, बुर्जिला, पेंसिला, फोटुला, खारदुंगला। ठीक है, चलो जवाहर टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच पास, जवाहर टनल की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर आपको कौन से पास में जाना पड़ेगा, बनिहाल पास में। ठीक है, बनिहाल पास जवाहर टनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड एट द ईस्टर्न एज ऑफ काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज के ईस्ट में कौन सा अवस्थित है, तो काराकोरम रेंज के ईस्ट में अगर आप देखोगे तो मिंटका, अघील, काराकोरम, फिर बचा फोटुला। काराकोरम रेंज के ईस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूर्वी किनारे पर स्थित है, तो पूर्वी किनारे पर लनकला को काट दो, फोटुला को काट दो, अब उसके बाद अघील बचा या तो काराकोरम, तो फिर काराकोरम दर्रा ही हो जाएगा। ठीक है, तो जो काराकोरम रेंज है वो काराकोरम वो श्रेणी के ईस्ट में अवस्थित है। सीपेक पास थ्रू विच, सीपेक मतलब वही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ना, ऐसा, तो ये किस दर्रे से जाएगा, तो ये मिंटका, अघील, या किस दर्रे की बात करेंगे हम लोग, खुंजरेब पास ना, खुंजरेब पास, लद्दाख वाले खुंजरेब पास की बात करेंगे। ठीक है, सीपेक, सीपेक का संबंध किस पास से है, तो खुंजरेब पास से है, आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है लिपुलेख दर्रे के संबंधित ना, मतलब उत्तराखंड में आ गए हैं। यह भारत, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, बिल्कुल सही है। नेपाल हमारे साथ लगातार इस पर विवाद करता रहता है, वही दर्रा है जहां से हम कहाँ जाते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी करते हैं। यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व अवस्थित इसी में है। ठीक है, ये तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है, 1, 2 और 3 जो है वो सही है, लिपुलेख दर्रे से संबंधित। वही लिपुलेख दर्रा मतलब काली नदी का, रिवर का विवाद है। नेपाल अक्सर क्या करता है, उसे ये पूरे लिपुलेख दर्रे को अपने में जो है वो ले लेता है। हम उसे कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि धार्मिक आस्था के रूप में हम कहीं ना कहीं वहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करवाते हैं दर्शनार्थियों को। माना दर्रा, माना नीति लिपू, नीति माना लिपू मतलब कि हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड। माना दर्रा दुनिया का सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है, नहीं सबसे ऊंची नहीं है, सबसे ऊंची तो खारदुंगला है। एक गलत हो गया, एक गलत हो गया, मतलब ये गलत और ये गलत। ठीक है, उत्तर आपके सामने है सी वाला, 2 और 3। उत्तराखंड के बद्रीनाथ के उत्तर में स्थित है, सही है। भारत को तिब्बत से जोड़ता है, सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है किसके बारे में, नाथुला। याद आया, नाथुराम जीप ले आओ और उन्होंने कहा कि मैं नहीं ले आऊँगा, मतलब नाथुला, जेलेपला और नाकुला। ठीक है, ये तीनों सिक्किम के दर्रे हैं भैया। तो यह पूर्वी हिमालय में स्थित है, बिल्कुल सही है, पूरब के क्षेत्र में है। जेलेपला नाथुला से 4 किलोमीटर दक्षिण में है। ठीक है, ये नाथुला है तो ये जेलेपला है और ये फिर नाकुला है। ठीक है, नाथुला, जेलेपला, नाकुला, मतलब दूसरा सही है। कलिंगपोंग पश्चिम बंगाल को गंगटोक से जोड़ता है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है भैया, एकदम लाइन वाइज लाइन वही लेक्चर से मैच कर रही, तो इसका मतलब है 1, 2, 3 तीनों के तीनों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है डोकलाम। डोकलाम के बारे में, डोकलाम की बात आती है तो तुरंत भूटान की बात आती है और क्या कहते हैं, चाइना की बात आ जाती है। इसका मतलब है भारत भी उसी में सम्मिलित रूप से है, क्योंकि भूटान हमारा एक देश है जो आंतरिक संप्रभुता भारत में गिरवी करके रखता है, मतलब कि वह बाहरी रूप से डिसीजन तो खुद लेता है, आंतरिक रूप से भारत के पे डिपेंडेंट होता है। डोकलाम लोकेटेड है भूटान में, चलेगा, सही है। लोकेटेड नियर द इंडो चाइना भूटान ट्राई जंक्शन, बिल्कुल सही है। 3 आपने देख लिया, लिपुलेख को आपने देख लिया, साथ में आपने मिंटका को देख लिया, आपने देख लिया कौन सा, एक डोकलाम क्या कहते हैं
ये तीनों ना ट्राई जंक्शन से रिलेट करते हैं ना, पूछ सकता है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखना, आंखें खुली रखो, दिमाग भी खुला रखो, मोबाइल में देख रहे हो मतलब इधर उधर फालतू क्यों सोच रहे हो, इधर देखो, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब मिलिट्री स्टैंड ऑफ ऑकर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, 2017 से डोकलाम का विवाद भारत के साथ प्रारंभ हुआ है और कई बार ये चर्चा में रहता है, तीन के तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेला दर्रे के बारे में, सेला, बुमला, सेला और बोमडीला, याद आया, बुमला, सेला, बोमडीला, मैंने आपको जस के तस तीनों रटवाए थे, अरुणाचल प्रदेश का मामला है, बुमला, सेला, बोमडीला। तो ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है किसको, बुमला, सेला, सेला अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करेगा, इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर तिब्बत है। अच्छा, दूसरा देखते हैं, तवांग वैली के पास में है, बिल्कुल सही है, ठीक है, सेला तवांग वैली के पास है। पास इज सिचुएटेड एन एलिवेशन ऑफ 4417 मीटर, नहीं यही गलत है एक्चुअली, 4417 नहीं है, ये शायद 4107 है, कुछ ऐसा है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत, तीसरा वाले को गलत कर दें अगर हम, तो तीसरे को गलत करेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत, ये गलत। अब 1 2 एंड 1 एंड 2 हो जाएगा, मतलब दूसरा तो पक्का सही है, पहला वाला भी करेक्ट है ना। तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है, बुमला, सेला, बोमडीला। अगर कनेक्टिविटी देखें तो इधर भारत है, इधर तिब्बत है ना, तो आसान सा प्रश्न बन जाएगा, पहला दूसरा करेक्ट हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। लोकेशन ध्यान रखना, बुमला ये है, सेला ये है, बोमडीला, कई बार पूछ लेता है ना बुमला और बोमडीला के बीच में कौन सा आता है, तो सेला थोड़ा सा ध्यान रखना। तवांग वैली ध्यान रखना, वो चाइना बार बार कहता है ये हमारी है, ठीक है, उसी के आस में सेला जो है वो अवस्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड नियर इंडो चाइना नेपाल ट्राई जंक्शन, फिर से ट्राई जंक्शन की बात आ गई, इंडो चाइना नेपाल, मतलब बात हम कर रहे हैं किसकी, लिपुलेख दर्रे की ना, लिपुलेख मतलब नेपाल, इंडिया और चाइना के साथ, ठीक है, ट्राई जंक्शन है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा से संबंधित। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विद म्यांमार, म्यांमार को कौन कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की बात करेंगे तो बुमला को काट दो, बुमला को काटो, इसका मतलब बुमला, सेला तो बोमडीला किस में आ गया, अरुणाचल प्रदेश, और साथ में तिब्बत, इसका मतलब 2 कट गया तो 2 कट गया, 2 कट गया और 2 कट गया, उत्तर आपके सामने है, आप चाहें तो इसे रट सकते हैं और लिख सकते हैं। एक आपका कुमजोंग पास हो गया और एक आपका पांगसू पास हो गया। ये प्रश्न बना हुआ है, ये पास कहाँ पे है ना, ये पास जो है अरुणाचल प्रदेश में है, थोड़ा सा ध्यान रखना, म्यांमार के साथ बॉर्डर कनेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज यूज्ड बाय कैलाश मानसरोवर पिलग्रिम्स ना, लिपुलेख तो पक्का, माना नीति लिपू पे, बोमडीला तो नहीं, बोमडीला को काट दो, लिपुलेख और नीति ना, ये दोनों दर्रे हो जाएंगे जहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं, आप कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं, भगवान शिव का जो वहाँ पे मान्यता है, वहाँ पे जा कर के वो उनका घर है, ठीक है, आप वहाँ जा कर के दर्शन कर सकते हैं, धार्मिक आस्था का केंद्र है भारतीयों के लिए। तो ये 2 पास आपके लिपुलेख और नीति, मतलब 1 और 2, तीसरा काट दो भैया, तीसरा काट दिया, तीसरा काट दिया, उत्तर मिल गया 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द, आपके मन में अगर ये चल रहा है सर जल्दी जल्दी आप बता रहे हैं, सर सब कुछ लेक्चर में है, ठीक है, अब उतना पढ़ने के बाद भी यहाँ पे डिटेल करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, जो ज़रूरी है वो बताते रहे, ठीक है। तो पिछले लेक्चर्स पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय मतलब इस पोर्शन में ना, वो नेपाल के बाद वाला हिमालय हो गया। तो ईस्टर्न हिमालय में कौन कौन से पास है, नाथुराम जीप ले आओ, नाथुराम जीप ले आओ, लिपुलेख तो कहाँ है, उत्तराखंड में है, 3 को काट दो, 1 2 सही, नाथुराम जीप ले आओ, नाथुराम ने कहा नहीं ले आएंगे, नाकुला, ठीक है, तीनों कहाँ हैं, सिक्किम में। विच पास इज लोकेटेड 4 किलोमीटर साउथ ऑफ, मतलब 4 किलोमीटर साउथ ना ऑफ नाथुला, तो भैया नाथुला के 4 किलोमीटर साउथ में कौन सा हो जाएगा, जेलेपला हो जाएगा, और बीच में कौन सा हो जाएगा, यहाँ कौन सा हो जाएगा, नाकुला हो जाएगा। नाथुराम जीप ले आओ, नहीं ले आएंगे। इन विच स्टेट द पांगसाउ पास, अभी अभी तो बताया था, पांगसाउ पास का मतलब म्यांमार से बॉर्डर बनाएगा अरुणाचल प्रदेश में, इससे सरल प्रश्न क्या ही हो सकते हैं, ठीक है। थोड़े फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, मतलब जो आपको लगे कि ये हमसे गलत हो रहा है उसको लिख लीजिए, ठीक है, बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, आसान हो जाएगा। विच पास विटनेस द मिलिट्री स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, 2017 की बात कर रहे हैं, डोकलाम इशू की बात कर रहे होंगे, डोकलाम पास ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट गंगटोक टू चुम्बी वैली, गंगटोक की बात हो रही है, चुम्बी घाटी से बात हो रही है, नाथुला, बुमला, बुमला को काट दो, ठीक है, बुमला, लिपुलेख भी काट दो, माना भी काट दो, नाथुला हो जाएगा। नाथुला पास जो है वो गंगटोक मतलब आप बात कर रहे हैं सिक्किम वाली ना, तो सिक्किम, वैसे भी सिक्किम की बात अगर आ रही है तो यहाँ पे एक दर्रा तो है जो सिक्किम का है, ठीक है, नाथुला, ये तो अरुणाचल प्रदेश का हो गया, ये दोनों उत्तराखंड का हो गया। विच पास इज लोकेटेड बिटवीन बुमला एंड सेला, देखो आ भी गया, बुमला, सेला नहीं, बुमला, बोमडीला और ये सेला,
ये सेला, पेंगोंगसो लेक याद आई, सेला, सेला की स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है, पढ़ा सेला जाता है, तो ये सेला पास हो जाएगा। विच पास कनेक्ट ईटानगर टू तवांग, ईटानगर मतलब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का मतलब नाथुला काटो, जलपला काटो, और अरुणाचल प्रदेश में 2 दर्रे आ गए। ईटानगर को तवांग से कौन कनेक्ट कर रहा है, तो भैया कौन कनेक्ट करेगा, बोमडीला करेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो म्यांमार से कनेक्ट है, ठीक है। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट सिक्किम विद तिब्बत, सिक्किम और तिब्बत, सिक्किम और तिब्बत, सिक्किम में 3 तो थे, जीप ले आओ, नहीं ले आएंगे, नाथुराम, तो जीप ले आओ, नहीं ले आएंगे, नाथुराम, एक लोग तो है। इस तरीके से प्यारे बच्चों जितना अभी तक पढ़ा था उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने करा दिए, आप और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लेक्चर ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर रोकते, कल वाली क्लास में इसके आगे की बातचीत होगी, प्लेन्स पढ़ेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्लेन्स को लेकर के ना, रिवर प्लेन्स पढ़ेंगे और सारे जो पठार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, डेक्कन प्लेटू पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को हैं, नॉर्थ की बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, वाटर डिवाइड क्या होता है ना, उस पर भी बात करेंगे। चलो अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।